सो हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2023 के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा और अधिग्रहण है, जिसको हम लैंग्वेज एंड पेडागोजी भी बोलते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश पेडागोजी में आपकी हेल्प कर रही हूँ। हम लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, जैसे PYQs, MCQs, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये इस लेक्चर का पार्ट 2 है। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आए। और आप मेरी लेक्चर जो है 7 बजे देख सकते हो, ओके। एंड दिस इज़ माय 8th लेक्चर। और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, तो डू नॉट नीड टू वरी। उसके अलावा आपको किसी जानकारी की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, राइट। क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्कीज आइडिया अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन का आंसर दें, आप समझिए कि नॉम चॉम्स्की के आइडियाज़ क्या थे लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके, ठीक है। तो आई हेल्प यू। फर्स्ट जो है यूनिवर्सल ग्रामर, उनका कहना था कि जो इंसान बॉर्न होते हैं ना, उनके पास एक इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। उन्हें वो सीखना नहीं पड़ता, दे आर बॉर्न विद दैट। दूसरी जो चीज़ है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होती है, प्रिंसिपल होती है। एक लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल होती है जो कि कॉमन होती है, डिफरेंट नहीं होती लैंग्वेजेस के हिसाब से। हर लैंग्वेज का एक कॉमन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और प्रिंसिपल होता है जो हर लैंग्वेज के साथ चल जाता है। यूनिवर्सल ग्रामर में उन्होंने यही कहा है। दूसरी जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, जो कि कहता है कि एक सेंटेंस में 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है, एक डीप स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एलिगरी में मैंने बताया था कि एक अंडरलाइनिंग मीनिंग होती है, ठीक ना। दूसरी तरह से यहाँ डीप स्ट्रक्चर में भी एक अंडरलाइनिंग मीनिंग होती है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो आपको समझना है। जब आप डीप स्ट्रक्चर से सरफेस स्ट्रक्चर में डिराइव करते हो ना चीज़ें, तब उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। LED आपको समझना है, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, नॉट अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। ग्रेट, ठीक है। उनका मानना था कि इनेट नॉलेज होती है और प्रिंसिपल होती है, जो कि हम लोग पहले से कंटेन करते हैं। जो भी चीज़ें लैंग्वेज एक्विजिशन में हमें ज़रूरी होती है, जो नेसेसरी होती है, जो भी प्रिंसिपल या फिर इनेट नॉलेज होती है, वो हमारे पास पहले से ही होती है, हमें वो सीखनी नहीं पड़ती, ठीक है। ये नॉम चॉम्स्की का मानना था। अब ऑप्शंस पे आते हैं। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स, तो ये सही है, ठीक है। द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन, ये नहीं हो सकता। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली अबाउट द सेम एज एंड ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो ऑफकोर्स नहीं होगा, क्योंकि दिस वन इज द रॉन्ग वन एंड दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन। सो नाउ A is the correct answer, option 1, right? Now second option, when children first start to speak in sentences, their speech may be described as, तो स्पीच को हम लोग बैबलिंग कहते हैं, ठीक है। एक तरह का रिपीटेटिव सिलेबल रिपीट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि ब मा, ठीक है, तो उसको बैबलिंग बोलते हैं। और ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 6 to 12 मंथ्स ऑफ एज जो बच्चों की होती है ना, उस टाइम पे ये होता है। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ आप यहाँ से चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़नी हो तो आप बिल्कुल पढ़िए। सॉरी, वेट। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज, व्हाट इज़ क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड क्या है। अब जब जैसे कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो ना, तो एक टाइम आता है जहाँ पे चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाती है, एक टाइम एज होता है, तो उसी को हम लोग क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, ठीक ना। तो इसके अलावा आप एक और चीज़ समझिए, क्रिटिकल पीरियड जो होता है अर्ली चाइल्डहुड में आता है और बिटवीन इन्फेंसी एंड एडोलेंस के टाइम पे आती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एक्वायर करती है। उसके हेल्प से हम लैंग्वेज बहुत एफर्टलेसली, बिना ज़्यादा एफर्ट मारे कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ग्रामर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वोकैबलरी सीख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन में हमें हेल्प होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रिटिकल पीरियड में आता है। तो फर्स्ट, स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट्स टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज़, then the period during which language can be acquired with greater ease than any other time. Third, the length of time before a comprehensive assessment takes place in class. Fourth, best preparatory period for any language project. The second option है वो सही है, ठीक है। Fourth,
द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ, वर्ड फॉर्मेशन किसी नए वर्ड का जब आप फॉर्म करते हो, नए वर्ड्स फॉर्म करते हो, तो उस प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो पहला तो है कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन, ये दोनों होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड है कन्वर्जन एंड मीनिंग, मीनिंग नहीं होगा तो हम कन्वर्जन वाला भी ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। थर्ड, स्पेलिंग नहीं हो सकता है, कंपाउंडिंग हो सकता है तो भी हम ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते। सिनोनिम बहुत, इफेमिज्म और सिनोनिम बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, वो बहुत बाद की स्टेप्स है, तो इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन इज़ द करेक्ट आंसर। बट आपको समझना है कि कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन क्या होता है। कंपाउंडिंग बेसिकली होता है दो वर्ड्स को मर्ज करना, कंबाइन करना, टू मेक अ न्यू वर्ड, नया वर्ड बनाते हैं, और नया वर्ड का भी अपना एक कॉन्सेप्ट और वर्ड होता है, मीनिंग होता है, ठीक है। और जो इंडिविजुअल आपने वर्ड्स कंबाइन किए हैं उनका भी एक अलग मतलब है, ठीक है। सो दैट इज़ कंपाउंडिंग। नाउ सेकेंड वाला कन्वर्जन। कन्वर्जन जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल शी विल टेबल द प्रपोजल, यू कुड हैव सेड, आप कह सकते थे शी विल गिव द प्रपोजल, ठीक है, बट आपने टेबल यूज़ किया। टेबल एक नाउन है जो कि आपने वर्ब जैसा यूज़ किया, तो यहाँ पे एक तरह का कन्वर्जन दिखाई पड़ रहा है, जैसे वर्ब टू नाउन कन्वर्जन है ये, ओके। तो ये भी वर्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रट, स्ट्राइड एंड ट्रज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ मैनर ऑफ। स्ट्रट मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है चलने का जब आप कॉन्फिडेंटली चल रहे होते हो। स्ट्राइड जो है ये भी एक तरह का तरीका ही है चलने का, बट आप एक पर्पसफुल माइंड में एक पर्पस रख के कॉन्फिडेंटली चल रहे होते हो। ट्रज बेसिकली आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो और थोड़ा झुक के, थोड़ा आपको मतलब एक्चुअली में आप ऐसे चल रहे हो जैसे पता चल रहा है कि सामने वाला बहुत थका हुआ है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रज, ठीक है। तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि वॉकिंग से रिलेटेड है, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। नाउ यू कैन रीड, वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज। आप नए जो वर्ड सिखाने के लिए बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट्स इसलिए यूज़ करते हो ना, ताकि बच्चे रिलेट कर पाएँ। जब भी हम कोई वर्ड नया यूज़ करते हैं या कॉन्सेप्ट नया यूज़ करते हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, तो बच्चों के लिए वो चीज़ें समझनी बहुत आसान हो जाती है, वो रिलेट कर पाते हैं। तो पढ़ते हैं, इट हेल्प्स इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, वी कैन टीच वोकैबुलरी ओनली थ्रू ऑब्जेक्ट्स, young learners are not capable of abstract thinking, it helps learner associate words with objects they see in real life. The fourth option is the correct one. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 stipulates the learning should be, okay, so आपको the Right of Children to Free and Compulsory Education Act RTE पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 अगस्त को आई है, ठीक है, 4 अगस्त 2009 को आई है। ये कहती है कि कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों का, ठीक है। दूसरा है, आप एक्सपेल नहीं कर सकते हो जब तक बच्चे का एलिमेंट्री एजुकेशन पूरा ना हो, आप स्कूल से उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। दूसरा मतलब और भी चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल पनिशमेंट आप नहीं दे सकते हो बच्चे को, मेंटल हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, ये RTE एक्ट में कहा गया है। एक और है जो कि आप जब भी पढ़ाओगे तो इस तरह का मैनर आपको यूज़ करना है जहाँ पे बच्चों के लिए चीज़ें आसान हो और चाइल्ड फ्रेंडली हो, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखना है। ऑप्शंस पढ़ते हैं, थ्रो एक्टिविटीज़ इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, सपोर्टेड बाय एक्स्ट्रा कोचिंग, रिस्ट्रिक्टेड टू स्कॉलिस्टिक सब्जेक्ट्स, फोर्थ केयरफुली मॉनिटर्ड बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग। तो क्लियरली फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट वन। Which factor is the most important to learn a language? सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, फैक्टर अगर कहें तो, लर्न अ लैंग्वेज में क्या ज़रूरी है? जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, ठीक है। अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज environment, second grammatical rules of language, third questions based on text and text books on that language। तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो उसके बाद आप क्वेश्चन करते हो, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा, उस तरह के क्वेश्चंस किए, आप ऑब्जेक्टिव्स आप कवर अप कर रहे हो, वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होती है। सिर्फ
स्पीकिंग के नहीं, राइटिंग की, रीडिंग की, सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होती है, ठीक है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड वन, इन कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो आप इस नॉट पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कल्चरल डिफरेंसेस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर इन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। ट्रू। In learning, we never use translation method. Of course, it's wrong because we use it. In learning a language, many hypotheses are constructed in mother tongue. सही है। Fourth, language acquisition is easy and a natural process, whereas learning a hypothesis requires more effort. तो ये एक ऑप्शन था जो सही नहीं था, जो कि ऑप्शन पूछ रहा था, ठीक है। तो this one is the correct answer. Now, let's jump. So for learning a language, a child must need. Now let's read the four options. Home environment, ये ज़रूरी नहीं है, हो तो बहुत अच्छी, नहीं हो तो भी चलेगा। Theoretical knowledge of mother tongue, ये हो तो भी अच्छी, नहीं हो तो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज सीख नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, लैंग्वेज ग्रामर रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसकी ग्रामर रूल्स आपको अगर नहीं पता तो आपको लैंग्वेज लर्न करने में परेशानी होगी, ठीक है। स्पीकिंग एबिलिटी, ये तो आप लैंग्वेज सीखोगे तो आप धीरे धीरे सीख सकोगे, ये एक तरह का बेनिफिट है, लेकिन ये नीड नहीं है। फॉर थर्ड वन इज़ द करेक्ट वन, जहाँ पे आपको सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर रूल्स जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो मैंने ऐड किया है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हमने पूरा लेक्चर कवर कर लिया है, सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आपको मैंने पार्ट 1 लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ये पार्ट 2 था। आप वीडियो को देखिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है आप बिल्कुल मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, और जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।